सत्य को कहने और करने के लिए किसी का भी डर नहीं होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस विचार के साथ आज हम एक ऐसे कानूनी प्रावधान के तहत तक चलेंगे जो सत्य और न्याय की राह में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पे खड़ा है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा मोड़ है जहां दो रास्ते निकलते हैं और देश की सबसे बड़ी अदालत भी इस पर बटी हुई नजर आती है। आज हम इंडियन एक्सप्रेस के एक बेहतरीन विश्लेषण के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया विवादित फैसले की गहराई से पड़ताल करने जा रहे हैं। हमारी आज की चर्चा का मिशन इस जटिल कानूनी गांठ को खोलना है। हम ये समझेंगे कि दो न्यायाधीशों के विचार इतने अलग क्यों हैं और इसका ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई, इन दोनों पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले उस प्रावधान को ही समझते हैं जो इस पूरी बहस के केंद्र में है। ये धारा 17A आखिर है क्या और इसे 2018 में कानून में लाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, धारा 17A ये बेसिकली एक तरह का सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच। हाँ, ये कहती है कि किसी भी लोक सेवक कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी, उसके खिलाफ अगर उसने अपने काम के दौरान कोई फैसला लिया है तो पुलिस सीधे जांच नहीं कर सकती। जांच शुरू करने से पहले पुलिस को सरकार से इसकी पूर्व अनुमति प्रायर सैंक्शन लेना होगा। अच्छा, जांच शुरू करने से पहले ही एक तरह की रेड लाइट लगा दी गई है। पर सवाल ये कि इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? ये एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या को सुलझाने की कोशिश थी। आपने पॉलिसी पैरालिसिस या नीतिगत पंगुता शब्द सुना होगा। हाँ बिल्कुल। एक ऐसा दौर था जब अधिकारी बड़े और जरूरी फैसले लेने से भी कतरा रहे थे, इसी डर से कि कहीं बाद में उन पर कोई जांच ना बैठ जाए। बिल्कुल वही। इसी प्लेट सेफ सिंड्रोम को तोड़ने के लिए ये प्रावधान लाया गया। तर्क ये था कि अगर अधिकारियों के सिर पर हमेशा जांच की तलवार लटकती रहेगी तो वो जोखिम लेने से बचेंगे। मैं समझ रही हूँ। एक ईमानदार अधिकारी भी डरेगा। वो सोचेगा कि फाइल आगे बढ़ाने से अच्छा है उसे रखे रहो, कोई बखेड़ा तो नहीं खड़ा होगा। बिल्कुल। और यही है पॉलिसी पैरालिसिस। तो ये धारा उन ईमानदार अधिकारियों को एक तरह का कह सकते आश्वासन देने के लिए थी कि उन्हें छोटी मोटी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों से परेशान नहीं किया जाएगा। इरादा तो नेक लगता है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में इतना मतभेद क्यों हुआ? क्योंकि जैसा कहते हैं, शैतान अक्सर विवरण में छिपा होता है और यहीं से मतभेद शुरू हुए। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि ये कानून पॉलिसी पैरालिसिस को रोकने के लिए है। पर जब ये कानून सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इसने एक तीखा विभाजन पैदा कर दिया। चलिए पहले दृष्टिकोण को समझते हैं, जो जस्टिस KV विश्वनाथन का था। हाँ, जस्टिस विश्वनाथन ने इस प्रावधान की जरूरत को समझा। उनका मानना था कि अगर आप ये सुरक्षा कवच पूरी तरह हटा देंगे तो अधिकारी फिर से उसी प्लेट सेफ मोड में चले जाएंगे, जो देश के विकास के लिए अच्छा नहीं है। तो उन्होंने धारा 17A को सही ठहराया। हाँ, उन्होंने इसे वैध माना, लेकिन एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण शर्त के साथ। उन्होंने इस कानून की सबसे बड़ी खामी को भी पहचाना। और वो खामी क्या थी? वो खामी ये थी कि जांच की अनुमति देने या न देने का अधिकार किसके पास है? सरकार के पास। हाँ, सरकार के पास। अब सोचिए, एक वरिष्ठ अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप है और उसकी जांच की अनुमति उसी सरकार को देनी है जिसका वो हिस्सा है। ये तो अपना ही होमवर्क खुद चेक करने जैसा हुआ। ये तो हितों का एक स्पष्ट टकराव है। कार्यपालिका ही कार्यपालिका की जांच की इजाजत देगी। ये तो भ्रष्टाचार से लड़ने की पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्रता पर ही सवाल उठा देता है। बिल्कुल। और जस्टिस विश्वनाथन ने इसी समस्या को पकड़ा। तो सवाल ये था कि इस विरोधाभास को कैसे हल किया जाए, कानून को पूरी तरह से रद्द किए बिना इसे कैसे सुधारा जाए। और उन्होंने इसका क्या समाधान सुझाया? यहीं पर उनका दृष्टिकोण बड़ा दिलचस्प हो जाता है। उन्होंने कहा कि कानून का जो मूल ढांचा है, सुरक्षा कवच, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें एक कैंसर वाला हिस्सा है, सरकार का नियंत्रण। अच्छा। तो उन्होंने इस हिस्से को काटकर उसकी जगह एक स्वस्थ अंग लगाने का सुझाव दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि जांच की अनुमति देने का काम सरकार का नहीं बल्कि एक स्वतंत्र निकाय का होना चाहिए। स्वतंत्र निकाय? जैसे केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त। अच्छा, तो उन्होंने शक्ति का केंद्र ही बदल दिया, सरकार से लेकर एक स्वतंत्र संस्था को दे दिया। हाँ, इससे दोनों मकसद पूरे होते दिखते हैं। अधिकारियों को सुरक्षा भी मिल गई और जांच की प्रक्रिया भी एक तरह से स्वतंत्र हो गई। ये तो एक बहुत ही रचनात्मक न्यायिक समाधान लगता है। लेकिन बेंच पर मौजूद दूसरी जज जस्टिस BV नागरत्ना इससे सहमत नहीं थी। बिल्कुल सहमत नहीं थी। उन्होंने एक एकदम अलग रास्ता चुना।
अगर जस्टिस विश्वनाथन एक सर्जन थे जो कानून को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो जस्टिस नागरत्ना एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर की तरह थी। स्ट्रक्चरल इंजीनियर? हाँ, जिन्होंने इमारत की नींव को देखकर कहा, इसका डिजाइन ही खराब है, हमें इसे गिराकर एक नया बनाना होगा। उन्होंने धारा 17A को सीधे सीधे असंवैधानिक करार दे दिया। पूरी तरह से असंवैधानिक। उनका तर्क इतना कठोर क्यों था? उनका सीधा कहना था कि यह धारा 17A उस कानून की असली भावना के ही खिलाफ है। जिस कानून को भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बनाया गया, यह धारा उसी लड़ाई को कमजोर करती है। उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली बात कही। क्या? उन्होंने कहा, यह प्रावधान ईमानदार की रक्षा करने के बजाय सार रूप में भ्रष्ट को बचाता है। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। मतलब उनके हिसाब से ये ढाल असल में किले का काम कर रही है। हाँ, क्योंकि ये जांच को उसके शुरुआती चरण में ही रोक देती है। उनका तर्क था कि आप भ्रष्टाचार की जांच को और मुश्किल बनाकर उससे नहीं लड़ सकते। ये तो आग बुझाने के लिए पानी की पाइप छीन लेने जैसा है। और पुलिस को मौका ही नहीं मिलता पता लगाने का कि शिकायत में कोई दम है भी या नहीं। बिल्कुल, क्योंकि जांच से पहले ही अनुमति की एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। और सरकार की भूमिका पर उनका क्या कहना था? क्या वो जस्टिस विश्वनाथन के लोकपाल वाले समाधान से सहमत नहीं थी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने टू कहा कि अदालत का काम कानून को फिर से लिखना नहीं है। अच्छा। कानून में सरकार शब्द लिखा है और अदालत उसे काटकर लोकपाल नहीं लिख सकती। ये काम संसद का है, न्यायपालिका का नहीं। साथ ही उन्होंने बहुत गंभीर चेतावनी भी दी, जिसे उन्होंने डेमोक्ल्स की तलवार कहा। डेमोक्ल्स की तलवार, इस मुहावरे का यहाँ क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसा खतरा जो हर पल आपके सर पर मंडरा रहा हो। जस्टिस नागरत्ना का तर्क है कि ये कानून सरकार को वही तलवार देता है। सरकार किसी भी अधिकारी के सिर पर जांच की मंजूरी देने या न देने की तलवार लटकाकर उसे अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कर सकती है। मतलब ये प्रावधान अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से काम करने देने के बजाय उन्हें राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति और ज्यादा जवाबदेह बना सकता है। ये न्याय के लिए नहीं बल्कि नियंत्रण के लिए एक हथियार बन सकता है। यही उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि ये ईमानदार अधिकारियों को बचाने के बजाय उन्हें राजनीतिक दबाव के आगे झुकाने का एक जरिया बन सकता है। तो हमारे पास दो बिल्कुल विपरीत विचार हैं। एक जज कानून को सुधारना चाहता है, दूसरा उसे पूरी तरह खत्म करना चाहता है। इस तरह के गहरे मतभेद की जड़ें जरूर किसी पुराने कानूनी इतिहास में होंगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस पूरे मामले की जड़ें सुप्रीम कोर्ट के दो ऐतिहासिक फैसलों से जुड़ी हैं। विनीत नारायण 1998 और सुब्रमण्यम स्वामी 2014 का मामला। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों जजों ने इन्हीं पुराने फैसलों का हवाला देकर अपने बिल्कुल विपरीत तर्कों को सही ठहराया। हाँ, यही तो कानूनी व्याख्या का कमाल है। ये तो वाकई कमाल की बात है। एक ही कानूनी इतिहास की दो अलग अलग व्याख्याएं। तो चलिए पहले समझते हैं कि इन पुराने मामलों का मूल सिद्धांत क्या था। सरल शब्दों में कहें तो वे दोनों मामले एक बड़े विचार पर आधारित थे, और वो विचार था भ्रष्टाचार की जांच को सरकारी हस्तक्षेप से स्वतंत्र रखना। मतलब सरकार तय नहीं करेगी कि जांच होगी या नहीं। हाँ, अदालत ने बार बार कहा था कि आप ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते जहां मौजूदा सरकार ये तय करे कि उसके अपने शीर्ष अधिकारियों की जांच होनी चाहिए या नहीं। इसे सिंगल डायरेक्टिव कहा जाता था, जिसे अदालत ने रद्द कर दिया था। तो जस्टिस नागरत्ना ने इन फैसलों को कैसे देखा? उनके लिए मामला सीधा था। उन्होंने कहा कि धारा 17A उसी सिंगल डायरेक्टिव का एक नया रूप है, जिसे अदालत पहले ही गैर कानूनी ठहरा चुकी है। मतलब इतिहास खुद को दोहरा रहा है? उनके नजरिए से हाँ। उनके अनुसार सुब्रमण्यम स्वामी मामले का निचोड़ ये था कि जांच के रास्ते में कोई भी बाधा या फिल्टर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया को ही कमजोर कर देता है। ये तर्क तो काफी सीधा और स्पष्ट लगता है। तो फिर जस्टिस विश्वनाथन ने इन्हीं मामलों की अलग व्याख्या कैसे की? ये कानूनी व्याख्या की बारीकी का एक बेहतरीन उदाहरण है। जस्टिस विश्वनाथन ने तर्क दिया कि जो पुराना प्रावधान था, मतलब धारा 6A, उसे मुख्य रूप से इसलिए रद्द किया गया था क्योंकि वो भेदभावपूर्ण था। भेदभावपूर्ण कैसे? वो सिर्फ जॉइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के लेवल के अधिकारियों को सुरक्षा देता था, छोटे अधिकारियों को नहीं। अच्छा, तो वो पद के आधार पर भेदभाव करता था। हाँ, जस्टिस विश्वनाथन ने लिखा कि नई धारा 17A तो सभी लोक सेवकों पर समान रूप से लागू होती है, इसलिए भेदभाव वाली खामी तो दूर हो गई। और स्वतंत्रता वाली बात का क्या? उनके अनुसार विनीत नारायण और स्वामी मामलों की आत्मा और सार ये थी कि जांच पर कार्यपालिका का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, और लोकपाल को एक स्वतंत्र जांचकर्ता के रूप में पेश करके वो उस चिंता का भी समाधान कर रहे थे। तो एक जज ने कानून के अक्षर पे ध्यान दिया कि कोई भी बाधा गलत है, और दूसरे जज ने उसकी आत्मा पर ध्यान दिया कि नियंत्रण स्वतंत्र होना चाहिए
और अगर ऐसा है तो बाधा स्वीकार्य हो सकती है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। यही इस कानूनी बहस का दिल है। तो अब इस मामले का भविष्य क्या है, ये कहाँ जा रहा है? मामला अब भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया है ताकि वो एक बड़ी बेंच का गठन करें, मतलब 3 या 5 जजों की बेंच। और वो बड़ी बेंच अंतिम फैसला देगी? हाँ, और उनका जो भी फैसला होगा वो भारत में भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों और प्रशासनिक जवाबदेही की भविष्य की दिशा तय करेगा। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर हमारे श्रोताओं को, खासकर जो सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वे क्या होंगी? मेरे हिसाब से 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, प्रशासनिक दक्षता और भ्रष्टाचार के खिलाफ जवाबदेही के बीच का वो नाजुक संतुलन। ये बहस दिखाती है कि इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाना कितना मुश्किल है। बिल्कुल। दूसरी बात है न्यायिक व्याख्या के 2 अलग-अलग दर्शन। क्या अदालत को कानून की कमियों को सुधार कर उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसा जस्टिस विश्वनाथन ने किया? या फिर अगर कानून मूल रूप से ही दोषपूर्ण है तो उसे पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए, जैसा जस्टिस नागरत्ना ने माना? इसे न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम की बहस के रूप में भी देखा जा सकता है। और तीसरी और आखिरी बात, स्वतंत्र संस्थानों का महत्व। सही कहा। दोनों ही जजों ने अपने अपने तरीकों से ये माना कि जांच की प्रक्रिया स्वतंत्र होनी चाहिए। इससे लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं की भूमिका पर फिर से रोशनी पड़ती है और ये सवाल उठता है कि हम इन संस्थाओं को कितना सशक्त बना पाए हैं। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाती हूँ, कानून बनाने और उसकी व्याख्या करने के बीच की महीन रेखा कहाँ है? क्या न्यायपालिका को विधायिका के इरादे को बचाने के लिए कानून में सुधार करना चाहिए या उसे असंवैधानिक पाए जाने पर पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए? इस पर विचार कीजिएगा। अगर आपको ये गहन विश्लेषण पसंद आया तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस विषय पर आपके कोई प्रश्न या विचार हों तो उन्हें नीचे कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। हम उन्हें पढ़ने और जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।